हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट पीजीटी कॉमर्स 2023 का पार्ट 8। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ इसके मीनिंग, इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या होती हैं और टूल्स यहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका मीनिंग हमारे पास यहाँ पे आता है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो सारे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए यूजफुल होते हैं, वो चीज़ों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करने वाली पार्टीज़ कौन सी होती है। तो बेसिकली ये कौन होते हैं, इंटरनल होते हैं, हमारे इंटरनल यूज़र होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और हमारी जो बिजनेस की वैल्यू है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करने का काम यहाँ पे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होने वाले हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो इसमें बेसिकली हम बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करने का काम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रोसेस होता है रिव्यू करने का, यानी कि जो भी हमने स्टेटमेंट बनाए हैं उनको रिव्यू करने का, उनको चेकआउट करने का और साथ ही साथ उनको एनालिसिस करने का। ठीक है, मतलब जो भी स्टेटमेंट हमने बनाए हैं उनको रिव्यू करना और उनको एनालिसिस करने का काम किस में किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में यहाँ पे किया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, साथ ही साथ हमारी जो एसेट्स होती हैं, हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अनुमान हो जाता है, हमें पता लगता रहता है कि ये सारी हमारे पास कितनी है और किस किस क्वांटिटी में है। साथ ही साथ हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट कितने हैं, हमारे लॉसेस कितने हैं और अदर जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमें यहाँ पे पूरी की पूरी पता लग जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या हो गया कि जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उनको ही क्या करना, एनालिसिस करना, उनका ही क्या करना, विश्लेषण करना। तो इस विश्लेषण से हमें क्या पता चलेगा, हमारी स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत क्या क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से नई रिसोर्सेज हैं, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, लॉस कितने हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पे क्या मिलता है, नॉलेज मिलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं यहाँ पे, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हमारी इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमने बात यहाँ पे क्या की है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम क्यों बना रहे हैं, वो एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका हमें यहाँ पे पता लग सके, हमारी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उसका हमें पता लग सके, हमारे प्रॉफिट्स, हमारी एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इन सब का हमें पता लग सके, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो क्या क्या कहा गया है, असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारी संचालन कुशलता कितनी है, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस वो भी कितनी है, यहाँ पे उसका चीज़ का हमें यहाँ पे क्या हो जाता है, पता लग जाता है। साथ ही साथ सेम वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें यहाँ पे पता लग जाता है। करंट की पोजीशन हमारी कैसी है उसका हमें यहाँ पे पता चल जाता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी कितनी है, क्या हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज़ है कि हम उनसे हमारी जो हाँ, क्या हमारे पास इतनी एसेट्स है जिनसे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। कैश कितना है हमारे पास, कैश की पोजीशन हमारे पास कैसी है, उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो स्टॉक है, कितना हमारे पास माल रखा हुआ है, कितना हमने बेच दिया है, कितना हमने और तैयार कच्चा माल है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारे जो डेटर्स है वो कितने हैं, उस चीज़ की भी हमें यहाँ पे एनालिसिस हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे क्या हो गए, इसके सिग्निफिकेंस यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूल्स, तो टूल्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि ऐसे कौन कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं जो कि हम
फाइनेंशियल एनालिसिस में हमारी जो सहायता है वो करते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, वही हमारी लाइबिलिटीज़ हो गया, इक्विटी हो गया, रिजर्व हो गया, इन सब के रिगार्डिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्या क्या हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जो टूल्स आते हैं उन टूल्स में हम यहाँ पे शामिल करते हैं हमारे कंपेरेटिव स्टेटमेंट हो गए, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गए, साथ ही साथ हमारा एक होता है रेशियो एनालिसिस, इसके साथ हमारा एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, एक हमारा होता है कैश फ्लो एनालिसिस, या फिर इसको कैश फ्लो एनालिसिस ही बोलते हैं। इसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे बनाते हैं। और एक होता है हमारा फंड फ्लो एनालिसिस। तो ये हमारे पास एनालिसिस आते हैं जिसमें से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट, साथ ही साथ रेशियो और ट्रेंड, ये हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है, ये आता है हमारे पास कंपेरेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि इसके नाम से ही कहा गया है कि ये क्या है, कंपेरेटिव है। तो ये क्या करेगा, कंपैरिजन करने का यहाँ पे काम करेगा। अब जो कंपैरिजन है किसके बीच में होगा, यहाँ पे जो हमारे पास दो पीरियड होते हैं, दो पीरियड कम से कम यहाँ पे लेके चलना है। आप दो से ज़्यादा का भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हो। बेसिकली हम किसका करेंगे, यहाँ पे दो पीरियड्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करने का काम करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमें क्या बताएगा, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और साथ ही साथ हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको यहाँ पे ये एक्सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, इसमें हम दो चीज़ों को यहाँ पे बनाएंगे। बेसिकली एक हम बनाएंगे कंपेरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होने वाला है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, सब अगर हम बात करें कंपेरेटिव की, तो कंपैरिजन हम कब कर सकते हैं, सीधा सीधा अगर हम कहें कि अगर दो लोग हैं हमें उनमें कंपैरिजन करना है तो क्या किस तरीके से कर सकते हैं कि उनमें कुछ फीचर्स तो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम होंगे तभी तो हम क्या करेंगे कि हम उनमें कम या ज़्यादा का कंपैरिजन यहाँ पे कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बात हमें कही गई है और वो क्या कहा गया है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट। कि कंपैरिजन हम कब कर पाएंगे, जब हमने इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे यूज़ किए हैं, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर यूज़ किए हैं तो ही हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे, अदरवाइज हम इनका कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट में हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, वो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस हमें दिया हुआ है, उसके आगे इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, हमें द प्रोसेस ऑफ द कंपनी कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑन डिफरेंट डेट। यानी कि डेट यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, तभी हम उनका क्या कर पाएंगे, कंपेरिजन कर पाएंगे। ठीक है, द कंपेरिजन ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन डेट टू अनदर, इससे हम एक डेट से दूसरी डेट में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, उस तरीके से असेट्स का यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे दो कॉलम होते हैं ऑफ डाटा, ओरिजिनल बैलेंस शीट, जिसमें क्या होते हैं, ओरिजिनल बैलेंस शीट के डाटा होते हैं। जैसे डाटा हम यहाँ पे लेके चल लिए, हमने कह दिया कि एक हमारे पास डाटा है 2 साल के, हम यहाँ पे डाटा लेके चल रहे हैं। मान लीजिए एक हमारे पास डाटा हो गया 2021 का और एक हमारे पास हो गया डाटा 2022 का। तो ये किसके रिगार्डिंग होगा, ये एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, एक थर्ड कॉलम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इस वाले से इस वाले में कितना इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए पहले आपकी एसेट्स थी 20,000 की
और यहाँ पे आपकी एसेट्स हो गई कितनी, 25,000 की। तो जो थर्ड कॉलम हमारा होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट कितने का, 5,000 का, यानी कि उसमें प्लस का साइन लगा करके हम क्या बताएंगे, इंक्रीमेंट को वहाँ पे बताएंगे। और फोर्थ कॉलम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि यहाँ पे कितने कॉलम होने वाले हैं हमारे पास, बेसिकली 4 कॉलम यहाँ पे होने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कंपेरेटिव बैलेंस शीट का एज ऑन डेट, यहाँ पे आप कोई भी ईयर मान के चल सकते हो। 2 साल के हमारे पास डाटा है, जिसमें एक है हमारे पास प्रीवियस ईयर का, दूसरा है हमारे पास करंट ईयर का। ठीक है, इक्विटी और लाइबिलिटीज यहाँ पे हमें दी हुई है, साथ ही हमें असेट्स और करंट असेट्स भी हमें यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले जो हमारा प्रीवियस ईयर का डाटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, देन हम यहाँ पे हमारे करंट ईयर का डाटा लिखेंगे। उसके बाद इनमें जो भी चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ वो परसेंटेज में किस तरीके से चेंज हुआ है उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्या प्रिपेयर हो जाती है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या क्या पता लगने वाला है, यहाँ पे करंट फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे पता लगेगी, लिक्विडिटी पोजीशन यहाँ पे पता लगेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मतलब लंबे समय तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की बनी रह सकती है, और साथ ही साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसके बारे में भी यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट से आपको क्या क्या पता चला, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लिक्विडिटी पोजीशन भी आप इसको बोल सकते हो, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता लग जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब देखिए नाम से ही इसके डिनोट होता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी कि इसमें क्या होगा, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस होगा हमारे पास, हमने जितनी भी इनकम अर्न की है वो आएगी, और हमने जितना भी एक्सपेंसेस यहाँ पे किए हैं वो आएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनली नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ट्रेडिशनली क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब इसमें इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आपने परफॉर्मा देखा हो तो उसमें हम बेसिकली सेल्स, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपका जो भी आपका इनवार्ड एक्सपेंसेस हुए हैं उस सबको इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इसी तरीके से आपका इनकम स्टेटमेंट कहलाएगा। टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी, particular of profit and loss are compared with the corresponding figure of previous year, and to analyze the profitability of the business to change in money in value of percentage। सेम वही प्रोसेस करना है कि हमें जो दूसरे साल के डाटा है उसको लिखना है, और हमारी जो आज की डेट के डाटा है उसको लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, साथ ही साथ यहाँ पे परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो, किस क्या बना करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर इनकम स्टेटमेंट बना करके। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा फॉर्मूला भी एक्सप्रेस किया हुआ है कि आपको डी कैसे निकालना है, सी कैसे निकालना है, इस तरीके से। इससे हमें क्या क्या पता चलेगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है ग्रोस प्रॉफिट में, ग्रोस प्रॉफिट पता चलता है। कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमें कंपेरेटिव पता लगेगा, इंक्रीज डिक्रीज, साथ ही साथ हमारे प्रॉफिट्स, ऑपरेशनल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज, और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी कि बेसिकली इसमें जो प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं वो सारी की सारी नॉलेज हमें यहाँ पे हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट था, जिसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या बोला जाता है, वर्टिकल एनालिसिस भी बोला जाता है। जो कंपेरेटिव वाला था उसको हमने क्या बोला था वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल वहाँ पे बोला था। ठीक है, और कॉमन साइज को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस यहाँ पे बोला जाएगा। तो इसमें क्या होता है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन रीड विद एब्सोल्यूट फिगर, यानी कि बिल्कुल करंट जो फिगर है उससे यहाँ पे किया जाता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ मिसलीडिंग हो जाती है, यानी कि कुछ गलतियाँ यहाँ पे हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक हम बेस लेके चलते हैं, ठीक है, और उस बेस को हम क्या मान लेते हैं 100। अब इस 100 में से दूसरे जो पर्टिकुलर आइटम है, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव आइटम है, उनका परसेंटेज कितना होता है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए आपने टोटल एसेट्स हैं उनको मान लिया यहाँ पे 100, तो जो टोटल एसेट्स में से लैंड का कितना पार्ट है, मशीनरी का कितना पार्ट है, ठीक है, स्टॉक का कितना पार्ट है, तो वो सब आप किस में से डिनोट करते हो, फिर आउट ऑफ 100 में से यहाँ पे करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसमें तो क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज, फिर इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हमने जो हमारा टोटल होता है किसी भी आइटम का, चाहे वो एसेट्स का हो, लाइबिलिटीज का हो, सेल्स की रिगार्डिंग हो, हमने उसको क्या दे देना है, उसको बेस दे देना है। उस बेस को हम बोलेंगे 100, और उस 100 के बेस पे हमारा जो भी जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है, जो भी एसेट्स हमने आई है, उन सबको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है, देयरफॉर द होल बैलेंस शीट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज फॉर्म एंड सच कन्वर्टेड बैलेंस शीट इज नोन एज कॉमन साइज बैलेंस शीट। यानी कि जो हम 100 के बेस पे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बोल रहे हैं। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 के रूप में, मतलब जो भी 100 बेस मान करके कर देते हैं। जैसे टोटल इनकम हो गई, उसको हमने 100 डिनोट कर दिया, ऐसे ही टोटल एक्सपेंसेस हो गए, उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 डिनोट कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हम फिगर आउट करते हैं, जो भी परसेंटेज में निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कहा जाता है। इसका हम परफॉर्मा देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर हमने ले ली है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और करंट ईयर का परसेंटेज। वहाँ पे क्या ले रहे थे पहले, इंक्रीज और डिक्रीज, और फिर यहाँ पे ले रहे थे हम परसेंटेज में जो चेंज हुआ था उसको। यहाँ पे जैसे हमने कह दिया कि हमने टोटल जो इनकम है, यानी कि टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, देखिए ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, ये अदर इनकम। अगर हमें टोटल इनकम निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे टोटल इनकम, जिसको हम मानेंगे 100 बेस। उसके बेस पे हम आगे के ये जो भी इनका परसेंटेज होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना है, अदर इनकम का कितना है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे 100 बेस मान लेंगे, और उस 100 में से हमारे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कितना हिस्सा है, परचेज का कितना हिस्सा है, इन्वेंट्री में क्या चेंज हुआ है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट कितने हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी आई है, तो इन सब का हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस जो अमाउंट है उसको हम यहाँ पे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज में शो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेंड एनालिसिस। अब देखिए जो ट्रेंड एनालिसिस है वो किसके लिए होता है, बेसिकली जो भी हमारा लॉन्ग पीरियड होता है, या फिर हम इसको लॉन्ग टाइम कितना हो सकता है हमारा, 10 से 15 साल, ठीक है। तो इतने पीरियड के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, पिरामिड एनालिसिस भी यहाँ पे बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑपरेशनल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए सीरीज ऑफ पीरियड, इनके यानी कि बहुत सारे सालों का हम क्या निकालते हैं, एक साथ ही यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, या फिर एक साथ ही हम उनका क्या करते हैं, मतलब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इतने सालों के बाद हमारे जो बिजनेस है उसमें किस तरीके का यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वेरियस पीरियड इज डन एंड देन कंपेयर्ड अंडर दिस एनालिसिस। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम फॉर वेरियस पीरियड। यानी कि हमने क्या कहा है कि हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करेंगे। जो भी हमारे पास आइटम्स है, आइटम्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, हमारी एसेट्स हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई, हमारे प्रॉफिट्स हो गए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, आइटम हो गए। तो
इन आइटम का हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिफरेंट पीरियड के हैं उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देन हम उनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और उन रेशियो के बेस पे हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। वेदर द एंटरप्राइज इज ट्रेंडिंग अपवर्ड और बैकवर्ड, तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि रेशियो किस दिशा में जा रहा है। अगर हम ये कहें कि एसेट्स रेशियो है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटीज रेशियो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि अपवर्ड में जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका क्या है, रिवर्स है, तो हम ये कहेंगे कि ये डाउनयार्ड में जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल सकता है, बाय ऑब्जर्विंग दिस एनालिसिस द साइन इज गुड और पुअर मैनेजमेंट इज डिटेक्टेड, यानी कि किस तरीके का मैनेजमेंट है, रेशियो एनालिसिस जो हम ट्रेंड एनालिसिस में करने वाले हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्टली हमारे पास यहाँ पे आता है रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में क्या होता है, इसमें हम परसेंटेज में या फिर हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इस तरीके से हम इसमें चीज़ों को एक्सप्रेस करने का यहाँ पे करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वालिटेटिव नहीं होता। देखिए क्वालिटेटिव होता है एक टर्म, क्वालिटेटिव, और एक टर्म होती है क्वांटिटेटिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो ऐसा टर्म होता है जिसमें क्वांटिटी का कोई मेजरमेंट ही नहीं होता, यानी कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, वो यहाँ पे हो जाता है क्वालिटेटिव, यानी कि नॉट मेजरेबल। और ये क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। क्वालिटेटिव में क्या हो गया, जैसे कि आ गया हमारा ऑनेस्टी, आ गया हमारा स्किल्स, आ गए हमारे जो भी हमारे पास हुनर है वो आ गया, ऑनेस्टी आ गई। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने कहा हमारे पास 4 कुर्सियाँ हैं, हमारे पास 10 मेज हैं, तो वो हमारे क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन ए कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेशियो एनालिसिस, यानी कि जो क्वांटिटी के रूप में जो भी इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, रेशियो एनालिसिस बोला जाता है। क्या एक्सप्रेस करेगा ये, बेसिकली रिलेशनशिप एक्सप्रेस करेगा कि अगर दो आइटम हैं आपके पास, अगर आपके पास दो आइटम हैं, तो इन दो आइटम में किस तरीके का रिलेशन है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, और किस किस में से निकाला जा सकता है, बैलेंस शीट में से निकाला जा सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस में से भी ऑब्वियसली ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि किस किस टाइप की जो असेसमेंट करता है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी का करता है, सोल्वेंसी का करता है, एफिशिएंसी का करता है, और वेरियस टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस के लिए। इट इज़ एन अटेम्प्ट एट डेवलपिंग ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल आइटम और ग्रुप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये जो भी हमारे पास आइटम होते हैं बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस में, उनके बीच में क्या करेगा, ये एक तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का यहाँ पे काम करता है। तो ये हमारे पास रेशियो एनालिसिस के कुछ टाइप दिए हुए हैं, जैसे कि हम बात करें लिक्विडिटी रेशियो की, इसमें दो तरीके के रेशियो आते हैं, एक करंट रेशियो और एक क्विक रेशियो। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए जैसे करंट रेशियो हमारे पास होता है, उसका हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होता है, तो करंट रेशियो हम निकालते हैं इस तरीके से, करंट एसेट्स जो भी होती है हमारी और हमारी करंट लाइबिलिटीज, यानी कि जो करंट रेशियो होगा वो किसके बीच में रिलेशनशिप बताएगा कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे है। अगर ये रिलेशनशिप 1:1 का है, इसका मतलब क्या है कि जितनी हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है उनको पे करने के लिए हमारे पास सफिशियंट करंट एसेट्स अवेलेबल है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये शो करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस से निकालने हैं कुछ रेशियो,
तो उसके लिए हम बेसिकली क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हो गया करंट रेशियो, क्विक रेशियो हो गया, लिक्विडिटी के लिए कि कितनी तरलता अनुपात किस तरीके का है, उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारी जो लाभदायकता है उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। इसमें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सॉल्वेंसी की, यानी कि कंपनी अपने और जो ऋण वगैरह हैं उनको किस तरीके से पे कर सकती है और क्या उसके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास आता है सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। टर्नओवर रेशियो, ये बेसिकली टर्नओवर को हम बोलते हैं यहाँ पे सेल्स, ठीक है, तो जो सेल्स के ऊपर बेस करते हैं उसको करते हैं टर्नओवर रेशियो यहाँ पे बोला जाते हैं। फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, रिसीवेबल टर्नओवर हो गया, तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड होंगे, हमारे सेल्स पर बेस्ड होने वाले। जहाँ पे रिटर्न आ जाए, जैसे इसमें कहा गया रिटर्न, तो वो बेसिकली प्रॉफिट पर बेस होता है। EBIT भी हम इसको बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। और जहाँ पे आ जाए टर्नओवर, उसका मतलब होता है कि वो सेल्स पर बेस्ड है। अर्निंग रेशियो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो होता है, EPS होता है, यानी कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है उस चीज़ को ये एक्सप्रेस करने का यहाँ पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लिमिटेशन क्या क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो यहाँ पे हमें बताई हुई है। तो देखिए 2-3 लिमिटेशन तो आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम बैलेंस शीट को लेके चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके चल रहे हैं, बेसिकली इनसे रिलेटेड जो भी आइटम्स है उनको हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में हम सारे के सारे जो फिगर है वो कैसे यहाँ पे करते हैं, जो भी हमारे क्वांटिटेटिव मेजर के होते हैं, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म में हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं। क्वालिटेटिव हम यहाँ पे नहीं लेके चल सकते, इसलिए जो वो क्वालिटेटिव वाला फैक्टर है वो यहाँ पे रह जाता है, तो ये भी इसके क्या है एक लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्राइस चेंज को यहाँ पे ये डिनोट नहीं करता कि हमारी जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, उनकी प्राइसेस में किस तरीके का चेंज हो रहा है, उस चीज़ को यहाँ पे ये डिनोट नहीं करता है। व्हेन फर्म कंपेयर डेटा फ्रॉम वेरियस टाइम पीरियड, दे do it without providing the index or figure, hence the firm does not inflation, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट यहाँ पे पड़ता ही नहीं है कि एक का डाटा हमने दूसरे के साथ कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, यानी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इग्नोर यहाँ पे करके चल रहे हैं। इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, इंटेंजिबल एसेट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो भी हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, वो भी क्या किए जाते हैं इमीडिएटली चार्ज टू एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस से चार्ज कर दिए जाते हैं, ना कि वो इंटेंजिबल एसेट्स से चार्ज किए, ठीक है। जैसे कि हम ये कहें कि हम मशीनरी के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, हमने मशीनरी के लिए कोई खर्चा किया, हम मशीनरी लेके आए और उस पर हमने क्या लगाया है कैरी चार्ज लगाया है, तो हम ये कहते हैं कि हमने इस चार्ज को मशीनरी के साथ ही क्या करते हैं प्लस करते हैं, डेप्रिसिएशन वाला पड़ा होगा उसमें ही क्या कर देते थे हम प्लस कर देते थे। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स पे अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उस कंडीशन में आप क्या नहीं करते, उसको प्लस नहीं करते हो, उसको सीधा प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर देते हो, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम को यहाँ पे बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है यहाँ पे फर्म्स प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, as such it does not जो रिफ्लेक्ट करती है ये करंट पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। गोइंग कंसर्न यानी कि व्यापार चलता रहेगा, इसमें क्या कहते हैं हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी बेसिस पे होते हैं, तो ये करंट पोजीशन को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाएंगे, हम क्या करते हैं इसमें कुछ ऐसे लॉसेस भी हम यहाँ पे शो कर देते हैं जो कि नहीं हुए हैं या होने वाले हैं, लेकिन ऐसे प्रॉफिट हम यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कहा गया था स्टेटमेंट डू नॉट नेसेसरी प्रोवाइड एनी वैल्यू इन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर, यानी कि देखिए हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, हम कंपेरिजन तो कर पा रहे हैं
कि दो वैल्यू हैं उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन फ्यूचर में किस तरीके से ये चेंज होने वाला है उस चीज़ को हम यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पे हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे पास इनका मीनिंग, सिग्निफिकेंस और क्या क्या यहाँ पे टूल होने वाले हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो जल्द ही आपके पास आ जाएगा।